हे गाइस, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स का जेईई मेन 15 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे क्वेश्चन आप देखिए, इसको पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, देन आफ्टर सॉल्यूशन देखिए, या फिर अगर आप सॉल्यूशन डायरेक्टली देखने आए हैं तो डायरेक्टली वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू short electric dipole at a large distance r from the center of the dipole equatorial plane varies with distance h। तो क्या है कि ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछ रहा है डायरेक्टली कि r पे कैसे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, बाई आर स्क्वायर। ये अगर क्यू चार्ज है तो उसके लिए होता है, लेकिन जब डाइपोल होता है तो उसमें तो क्या होता है कि ऊपर पी आता है और नीचे क्या आएगा। अगर नीचे आर स्क्वायर लाना है तो नीचे आर क्यू होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a ऑलरेडी होता है। मतलब एक लेंथ का डायमेंशन ऑलरेडी ऊपर है तो नीचे में हमको एक क्यू चाहिए, तो डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छा बात है, लेकिन इसमें फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं था। 2kp/r³ इसका फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसको पॉज करेंगे और इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो आगे अब सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के? तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। जितना ज़्यादा एक्स होगा उतना ज़्यादा आपका फोर्स होगा, तो ये ऑप्शन ए सही है। द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन बता रहा है कि एक्सेलरेशन फोर्स मतलब एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये आपको एक्सेलरेशन को बताएगा फोर्स। ये एक्स क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। निगेटिव साइन से दोनों रिलेटेड है, मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हुआ। ऑप्शन सी में क्या है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। तो क्या वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है? तो एकदम होता है। क्यों? क्योंकि जब ये मान लीजिए कोई एसएचएम है, यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे तो जीरो हो जा रहा है। मतलब यहाँ से वेलोसिटी यहाँ से फिर आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो। मीन पोजीशन पे ही आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। अब ऑप्शन डी में है द एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, मतलब फोर्स सबसे ज्यादा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये यहाँ पे मैक्सिमम होता तो सही हो जाता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसको आप पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m go round a circle of radius a under the action of their mutual gravitational attraction। दो मास है, m और m। बोल रहा है कि रेडियस a में, a रेडियस है मतलब डायमीटर 2a हो जाएगा कनेक्ट करने पर। ये दोनों सर्कुलर मोशन में है, ऐसे घूम रहा है। तो बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड क्या होगा अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो बस ये लगा देंगे इधर। अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो m ओमेगा स्क्वायर r एंगुलर स्पीड पूछा है, तो ओमेगा के टर्म्स में इस पे जो फोर्स लग रहा है आउटपुट वो लिख देंगे, और इधर ये वाला फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इक्वल होगा m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g m1 m2/r स्क्वायर, g इंटू m इंटू इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है m1 m2/r स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। पूछा क्या है, ओमेगा। ये m से am खत्म हो गया, तो बचा क्या, हमको पूछा है ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी m/4। अच्छा,
आर भी तो ए है ना, आर क्या है ए, तो 4a क्यूब हो जाएगा, gm/4a क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप इतनी देर में पॉज करके ट्राई कर लीजिए। The height of transmitting antenna is 180 meter and the height of receiving antenna is this. The maximum distance between them for the satisfactory communication in line of sight. Line of sight में बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा कि सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन हो सके। तो ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से, तो बस इसका फॉर्मूला होता है रेंज का अंडर रूट ऑफ 2 रेडियस ऑफ अर्थ इंटू दिस 180 height of transmitting antenna plus 2r into height of receiving antenna 245। अच्छा, ये मीटर में है और रेडियस, ये वाला आंसर जब किलोमीटर में दिया है, रेडियस किलोमीटर में दिया है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ये भी किलोमीटर में आ जाएगा, ये भी किलोमीटर में आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर की जगह पर 6400 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 1000, इसका वैल्यू आया 20.36 प्लस करना है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6400 मल्टीप्लाइड बाई 245 डिवाइडेड बाई 1000, बस ये आया 76.36। तो इन दोनों को नहीं, इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 76.36। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है कहीं ना कहीं। हाँ, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर की जगह पर 6400 इंटू एच और हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना डिवाइडेड बाई 1000, इसका वैल्यू आया 48। अच्छा, इसका मतलब है ये वाला 48 प्लस, फिर इसमें जस्ट हमको चेंज करना है 180 का वैल्यू इन द कैलकुलेशन, 245, मतलब ये आ गया 56। अब दोनों को जोड़ देंगे प्लस 48 को, तो ये आ जाएगा 104 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। और वहाँ पे भी आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है खुद से। ये हमने तो यहाँ पे कैलकुलेटर्स कर दिया, लेकिन हम आपको फिर से करके बता दें। 2 इंटू आर की जगह पर 6400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 180 करिएगा, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। अब बचा क्या, 2 इंटू 60, 2 इंटू 18 की जगह पर क्या आ जाएगा, 36 के का इक्विवेलेंट 6 बाहर आ जाएगा, और 64 है यहाँ पे, तो 8 इसका, यानी कि 8 6 जा 48 किलोमीटर, ये वाला हुआ। अब इसका भी जब करेंगे तो आर के बदले में 3 जीरो से मान लीजिए क्या होगा, 2 इंटू 6400 इंटू 245 डिवाइडेड बाई 1000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 5 जा 10, और ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, तो ये 49 के बदले 7 इंटू 64 के बदले 8, ये 56 आ गया, दोनों आ गया। इसका मतलब वहाँ पे तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका हाफ लाइफ से सवाल है। द हाफ लाइफ ऑफ अ radioactive nucleus is 5 years. The fraction of the original sample that would decay in 15 years. तो इसका एक तरीका होता है बनाने, मान लीजिए अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर ये 5, तो मान लीजिए ये आपका कोई सैंपल है, इसका सैंपल एस मान लीजिए। तो ये इसका फंडा होता है कि एक हाफ लाइफ के बाद
इसका आधा पार्ट बचेगा। कितना बचेगा? आधा पार्ट। एक और हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? इसमें क्या बोला है? 5 हाफ। ये इसका टी हाफ दे रखा है 5 ईयर्स। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 ईयर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डीके इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का मतलब हुआ क्या मतलब हुआ? 15 ईयर्स का मतलब 3 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ और दूसरे हाफ लाइफ में ये बचेगा s/2⁻²। एक और हाफ लाइफ चाहिए क्योंकि 15 ईयर्स है, तो कितना बचेगा? ये s/2⁻3। ये इतना बचा, ये इतना लेफ्ट है। लेफ्ट मतलब s/8 आपका लेफ्ट है, मतलब बचा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कितना सैंपल आपका डीके हुआ। ये तो बचा हुआ है, तो डीके कितना हुआ? डीके इज इक्वल टू टोटल पहले जो जितना था माइनस इतना बचा हुआ है s/8, तो 7 s/8। मतलब ये s हम आपका सैंपल माने थे, अगर इसको 1 माने तो 7/8 पार्ट आपका बचा हुआ है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ से। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। इसी को लिख सकते हैं H/mv। और mv और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है mv इज इक्वल टू √2 इंटू k इंटू m। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे k का वैल्यू E दिया हुआ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/2em। अच्छा, अब बोल रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स E/4, अगर काइनेटिक एनर्जी E/4 हो जाता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। तो मान लीजिए लैम्डा डैश हो जाता है, ये हमको चाहिए, इज इक्वल टू H/√2। के की जगह पर बोल रहा है कि E/4 हो जाएगा, E/4 इंटू एम। अच्छा, ये 4 नीचे है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 होगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2h डिवाइड बाई √2em। और h/√2em का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे, यहाँ लैम्डा, तो 2 इंटू लैम्डा, यानी कि लैम्डा डैश का वैल्यू 2 लैम्डा हो गया। ये वाला आंसर ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई करिए एक बार, उसके बाद सॉल्यूशन लिखिएगा। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 volt and an ammeter of range 10 milliampere using a galvanometer which has a coil of resistance 54 ohm showing a full scale deflection of 1 milliampere as in figure। तो फॉर वोल्ट मीटर आर इज इक्वल टू दिस, फॉर एमीटर आर इज इक्वल टू दिस। पूछ रहा है कि ये वाला आर कितना होगा और ये वाला स्मॉल आर कितना होगा, ताकि ये वाला जो वोल्ट मीटर है आपको 50 वोल्ट रेंज का रीडिंग दे सके, और ये जो एमीटर है ये आपको 10 मिली एम्पियर का रीडिंग दे सके। तो क्या करेंगे, ये वाला अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 50 ओम कॉइल रेसिस्टेंस, तो अगर इसको हमको ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए ये फिगर नहीं दिया होता, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके सीरीज में एक हम बड़ा सा रेसिस्टेंस लगाते हैं ताकि इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं? पैरेलल में, ताकि इसका पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है कि ये इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। पैरेलल में जब आप कनेक्ट करिएगा तो रेसिस्टेंस जब हाई होगा, मान लीजिए इसके अबाउट आपको, इस वाले डिवाइस के अबाउट आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो आपको वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होगा, तभी तो इसमें ये लो करंट जा पाएगा, ताकि ये सर्किट के वोल्टेज को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सके। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। V इज इक्वल टू IR होता है ना, दोनों तरफ वोल्टेज बराबर होगा, तो इसका जब जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, ताकि उतना कम ये करंट लेगा। इसका मतलब इसमें सीरीज में कुछ ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि ये
और सर्किट के करंट को ज़्यादा नहीं ले। तो ये अगर फिगर नहीं दिया होता तो ऐसे मतलब करते। तो यहाँ पे 50 ओम है, मतलब 50 वोल्ट का बनाना है इसको। ये आर कितना होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, मतलब इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, तो ये आर के थ्रू 1 मिली एम्पियर ही जा सकता है। तो क्या करेंगे, 50 वोल्ट को जब इक्वेट करेंगे, 50 वोल्ट इज इक्वल्स टू 50 इंटू दिस करंट, मतलब ये 50 प्लस आर इंटू आई, मतलब 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ तो 50, ये 10⁻³ जब नीचे आएगा तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 50 इंटू 10⁻³ माइनस 50 इज इक्वल्स टू आर। अच्छा, इसके बदले में ये बहुत छोटा है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नेगलेक्ट करके बनाया तो 50 किलो ओम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये आ गया आपका वोल्ट, मतलब ये वोल्ट मीटर में कितना रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब एमीटर वाले के लिए एक बार बना के बता देते हैं। एमीटर, सोचिए कि एमीटर को तो सीरीज में लगाया जाता है, इसका मतलब एमीटर का रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। एमीटर के रेसिस्टेंस कम होने का, कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेसिस्टेंस दे रखा है उसको मिनिमाइज करना। तो इसमें हमको मान लीजिए ये 54 ओम दिया, तो इसके पैरेलल में कुछ रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे और छोटा कनेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये इसका नेट रेसिस्टेंस ये छोटे वाले आर से भी छोटा आएगा। समझ गए। तो क्या करेंगे, ये एमीटर है और इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, मतलब ये जो कॉइल है इसमें 1 मिली एम्पियर ही जा सकता है, और हमको चाहिए कि ये एमीटर 10 मिली एम्पियर तक का करंट मतलब मेजर कर सके। तो यहाँ से 10 मिली एम्पियर जाएगा, और यहाँ पे तो मतलब 1 मिली एम्पियर दे रखा है कि यहाँ से 1 मिली एम्पियर ही जा सकता है, तो बचा हुआ 9 मिली एम्पियर जाएगा इधर से। और यहाँ इस पॉइंट के बीच में यहाँ और यहाँ वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, मतलब 9 मिली एम्पियर इंटू आर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर इंटू 54। आपको आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम। यानी कि एमीटर के लिए आपका ये वाला सही है और वोल्ट मीटर के लिए ये वाला सही था। ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई करने के लिए आपको उसके साथ सीरीज में मतलब जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसके साथ सीरीज में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, और एमीटर का रेसिस्टेंस कम करना है तो वो जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ पैरेलल में एक छोटा रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और इस छोटे रेसिस्टेंस के से भी छोटा आएगा इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इसका अगर कम करना है तो इसके साथ पैरेलल में छोटा सा शंट रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं, कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करें, ये आसान सा सवाल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ये है कि अ फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर्गन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई मास। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ आर्गन दे रखा है 2/1। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 प्लस 273 केल्विन, ये हो जाएगा आपका 303 केल्विन। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस सेज ऑफ द टू गैसेज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 के इंटू टी। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, ये देखिएगा तो ये मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब क्या है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों गैस तो एक ही कंटेनर में रखा हुआ, मतलब दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का रेशियो होगा वो तो सेम ही होगा, मतलब 1, इसका आंसर 1 होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 अब ट्राई करेंगे एक बार। In the given below are two statements. Statement 1, the equivalent resistance of resistors in a series combination is smaller than
द लीस्ट रेसिस्टेंसिविटी इन द कॉम्बिनेशन। यहाँ तो अभी इसके पहले जो एमीटर वाला ये बताया कंस्ट्रक्शन, उसमें तो हमने बताया कि स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आता है। ये सीरीज में वो बोल रहा है, यहाँ अगर पैरेलल लिखा होता है ये ऑप्शन सही होता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब स्टेटमेंट 2 में द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा? रेसिस्टिविटी एक मटेरियल का डिफाइन होता है, ये नहीं है कि आ, आपका टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर के साथ बिल्कुल डिपेंड करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। रेसिस्टिविटी क्या होता है? वो यूनिट मीटर और यूनिट एरिया का जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल के, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेसिस्टेंस होता है उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टिविटी बढ़ेगा अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों फॉल्स है। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। वो क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप एक बार ट्राई करिए। इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो क्या आप यहाँ पे न्यूटन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि वेलोसिटी आता है जब कोई चीज़ नीचे गिरता है तो अंडर रूट ऑफ 2gh होता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे करिएगा 2gr हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं है सही। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊपर से गिर रहा है। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब मान लीजिए ये अर्थ है, इसका रेडियस आर है यहाँ पर, और ये आर और ऊपर से गिर रहा है, मतलब बहुत ऊपर से गिर रहा है। मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर का ये हाइट है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, यू इनिशियल ये वाला पॉइंट पे, और जब गिरेगा मान लीजिए ये वाला पॉइंट पे, यू एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू यू एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। अब यू एट पॉइंट 1 क्या है? माइनस जी इंटू मास ऑफ डेट ऑब्जेक्ट, छोटा सा मान लीजिए मास है, और इसको मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर। ये यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आता है, मतलब ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये छोटा सा बॉडी है और बॉडी इज रिलीज, छोटा सा बॉडी होगा, तो मतलब केवल ये और ये आर है, मतलब 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है कि ये रिलीज हो रहा है, तो जस्ट रिलीज हो रहा है। रिलीज करने का मतलब जीरो वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से फेंकता है तो वहां पे लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू u2। ये इस वाले पॉइंट पे जब आ जाएगा तो ये माइनस जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई ये आर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी यही तो निकालना, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। अब एम नॉट से एम नॉट से एम नॉट कट गया, अब बचेगा क्या? यहाँ इधर जब ये प्लस होगा माइनस जी एम ई बाई 2r प्लस जी एम ई बाई आर, तो ये हो जाएगा प्लस जी एम ई बाई 2r। ये क्या होगा? -1/2 प्लस 1, तो ये +1/2 इंटू जी एम ई बाई आर, दोनों में कॉमन था तो जी एम ई बाई आर लिख दिए, इक्वल टू हाफ वी नॉट स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कट गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GME बाई आर। अच्छा, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसको एक ये जानते होंगे जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एट द सरफेस। तो बस इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 GME इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे एक और आ रहा है तो आर एक पहले से था तो आर स्क्वायर हो गया, ऊपर आर था तो GME बाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया जी, तो अंडर रूट ऑफ 2g इंटू आर, जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख दिए जी, ये हो गया आपका 2gr। इसका मतलब ये 2 तो है नहीं यहाँ पे, एक्स्ट्रा कहाँ से? ये 2 नहीं है यहाँ पर, नहीं तो यही आंसर आ जाता, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप एक बार ट्राई करिए, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल, बैटरी का ये पोटेंशियल दे रखा है
कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम, रेसिस्टेंस दे रखा है 6 ओम, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी भी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, through a switch drives a current, constant current through current in the circuit, the switch is opened in 1 millisecond, मतलब टाइम दे रखा है 1 millisecond का, the EMF induced across the coil is 20 वोल्ट, तो EMF induced दे रखा है 20 वोल्ट, the inductance, अच्छा इंडक्टेंस का पूछ रहा है, L is equals to 1, तो क्या है कि ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये मतलब ये जानते हैं ना, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या होता है, मतलब ये इंडक्टर के टर्म्स में फाई का वैल्यू होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है डी टी, एल को अगर मान लीजिए कॉन्स्टेंट तो एल डी आई बाई डी टी हो गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, ये दिया रहा है आपको 20 इज इक्वल टू माइनस एल, ये तो पूछा है एल का वैल्यू, एल इंटू डी आई, मतलब जो करंट में कितना चेंज हुआ, बोल रहा है कि स्विच को ओपन करने में इतना सेकंड लग रहा है, तो स्विच जब ओपन हो जाएगा तो इतना कितना करंट फ्लो करेगा फाइनली 12/6 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, माइनस मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट 0 अपन टाइम आपका लग रहा है 1 इंटू 10⁻³ बस एल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, ये 20/2 इंटू 10⁻³ यानी कि 10 और 10⁻³ को मिली हेनरी लिख सकते हैं, एल क्या, एल का यूनिट भी होता है हेनरी, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आप एक बार पहले इसको ट्राई कर लीजिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, वेव्स से रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चन। A wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end when the other end of the wire is pulled by, नहीं ये वेव्स वाला सवाल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, ठीक है, वेव्स से सवाल है जो कि आगे है, जिसका वायर ऑफ लेंथ L and radius R is clamped rigidly at one end when the other end of the wire is pulled by a force F, its length is increased by L। मान लीजिए आपका L लेंथ का वायर है, F फोर्स से खींचने के बाद में इसमें कुछ चेंज आया L, मतलब डेल्टा L चेंज इन लेंथ L आया, पहले से लेंथ L था, इनिशियल L0 इज इक्वल्स टू L था, अब बोल रहा है कि इसका लेंथ सेम मटेरियल का अगर कोई है ऐसा ही वायर जो जिसका लेंथ 12 है, ऐसे 12 है और इसका एरिया मतलब रेडियस 2r है, मतलब और इसका लेंथ मतलब रेडियस r था, इसका रेडियस 2r, तो पूछ रहा है अगर 2f फोर्स लगाएंगे तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना होगा, इसमें 2l में कितना आपका चेंज होगा, तो मान लीजिए l डैश चेंज होगा। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे सोचिए, ये है यंग्स मॉडुलस, अगर आप निकालिएगा दोनों का सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये दोनों का इक्वल होगा, तो स्ट्रेस ऑफ दिस वायर इज इक्वल टू अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस ऑफ दिस वायर मतलब ये वाले वायर का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ये वाले वायर का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो इसका स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स बाई एरिया, इसका ए मान लेंगे, अगर इसका एरिया ए मान ले पाई आर स्क्वायर को, और ये होगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 4r स्क्वायर, यानी कि इसको 4a लेना पड़ेगा, ये वाला हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होगा स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ जो कि दिया है L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L इज इक्वल टू ये वाले का 2f फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया 4a अपॉन इसका लेंथ हमको चेंज इन लेंथ निकालना है L, मतलब इसको अगर ऐसे लिखे सेम L अपॉन इसका लेंथ दे रखा है 2L, 2L को भी नीचे ही लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमको ये वाला L डैश निकालना है, जिसको L डैश को निकालना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F L डिवाइडेड बाई AL इज इक्वल टू, ये जब ऊपर जाएगा और ये वाला A ये छोटा वाला L ये वाला
कैपिटल ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल एल एफ एल से मल्टीप्लाई हो, एफ से मल्टीप्लाई होकर एफ एल बन जाएगा। ये 2f इंटू 2l डिवाइडेड बाई 4a इंटू आपका एल डैश, ए एल एफ एल ए कट गया, ये वाला एल बन जाएगा। अच्छा, ये 4 से ये 4 गया तो एल डैश आपका आ गया एल के बराबर। मतलब क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाई x इज इक्वल टू दिस। पोजिशन वेक्टर दे रखा है ऐसा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt। अब टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके 10t माइनस 4, और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। बस ये वाला आंसर, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 14, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम t इज गिवन बाय दिस। पोजिशन वेक्टर दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन पूछा, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब मास से तो डायरेक्शन डिफाइन थोड़ी होगा, एक्सेलरेशन से डिफाइन होगा। और आर दे रखा है मतलब पोजीशन वेक्टर, तो इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसके बाद में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी पहले निकाल लेंगे, तो क्या होगा, डी आर बाई डी टी। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 टी का डिफ्रेंशिएशन 10 इंटू आई कैप प्लस 15 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, यानी कि 15 इंटू 2 जाएगा 30t, जे 7 का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डी बाई डी टी होता है, तो ये हो जाएगा 10i का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 30 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 30j मीटर पर सेकेंड। एक बार उधर आया होगा, एक और बार जब डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकेंड मतलब यहाँ पे एक और सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जे कैप में मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका हाफ। हाफ तक हम आ गए, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है रटने वाला। अब रटना मतलब ये नहीं कि आपको ये इसका वैल्यू याद होना चाहिए। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, अगर आपको याद है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक कर लीजिए, बाकी हम आपको बताएंगे इसको कैसे बनाना। ठीक है, तो हम बताते हैं। तो ये वाला आपका सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। अगर आपको केवल इसका नाम याद है, ये किसी ऑर्डर में लैम्डा के, मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि इस साइड लैम्डा सबसे हाई है और इस साइड लैम्डा सबसे कम है। अगर हम लिखें तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा रेड रे, एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, गामा रे, ऐसा होता है कुछ। तो रेडियो तो है नहीं, माइक्रो है, मतलब माइक्रो का वेवलेंथ लैम्डा सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, ये मतलब ऑप्शन ए आपका 4 से मैच होगा। अच्छा, अब बोल रहे अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रे है, अच्छा नहीं पता है मान लीजिए, इंफ्रारेड रे का, इंफ्रारेड रे माइक्रो के जस्ट बाद, तो इंफ्रारेड रे का मतलब इससे जस्ट कम कौन सा है, मतलब ये तो मीटर में था, उसके बाद में सीधा एमएम में है, तो डी का 3 होना चाहिए, डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 डी का। अच्छा, अब है एक्सरे, इंफ्रारेड रे के बाद में एक्सरे, तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, एक्सरे, गामा। तो एक्सरे का मतलब इसके इससे जस्ट छोटा, मतलब 400 ये नैनोमीटर वाला, 1 नैनोमीटर जो 400 से तो बड़ा है, ये छोटा है, यानी कि एक्सरे वाला हो जाएगा सी का 1। अच्छा, तो बचा हुआ अल्ट्रा वायलेट रे, बी का हो जाएगा आपको 2। ये ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ए का 4, डी का 3, सी का 1 और बी का 2, यानी कि ऑप्शन 3 सही है।
और इसका ऑर्डर ऐसे याद कर लीजिएगा, मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, एक्सरे, गामा रे ऐसे कुछ होता है, या फिर गामा रे एक्सरे होता है, तो मतलब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको इसको वैल्यू को रटना है कि इंफ्रारेड रे इसमें होगा, तो रट रट लीजिएगा, अच्छी बात है। लेकिन नहीं रट पाए तो ये इसका ऑर्डर याद कर लीजिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लैम्डा है, मतलब यहाँ पे लैम्डा सबसे हाईएस्ट रेडियो का, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स ऐसे कुछ होता है, माइक्रो, तो ये ऐसे याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको सिंपल सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से सवाल, इसको आप एक बार ट्राई करिए, बन जाएगा। वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स नहीं, ये वाला वाई है, ये एक्स है, कोई वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में और ऐसे मान लीजिए, और बी वेक्टर है, और वो बोल रहा है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, वो वाई एक्सिस से, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2√3, मतलब y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होगा, v cos 30 इज इक्वल टू 2√3, इसका मतलब है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 बाई कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 गया, ये वाला आपका आया 4। अच्छा, अब बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin 30, यानी कि 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, कि मान लीजिए भी वेक्टर माने हैं, एंगल मेक्स 30 डिग्री विद वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो इसके इक्वेट कर दिए v cos 30 इज इक्वल टू 2√3, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 पुट किए, 2 नीचे से ऊपर गया, √3 से √3 गया, ये 4 आ गया v का वैल्यू। तो x कंपोनेंट निकालने के लिए एंगल के परपेंडिकुलर, मतलब एंगल की तरफ वाले को cos लेते हैं, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला v sin 30, तो v का वैल्यू 4 इंटू साइन 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करिए। इसमें क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर इज गिवन बाय दिस। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू पावर ए जी रेज़ टू पावर बी, डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है। where lambda rho g are wavelength of wave acceleration due to gravity and density of water respectively, the values of ABC are respectively। अच्छा, तो ये सिंपल है कि आपको दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल करना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, याद होगा, अब तक तो याद हो गया होगा, एल टी रेज़ टू द पावर -1, लैम्डा लेंथ ही होता है इसका, एल रेस्ट पर ए। अच्छा, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और आपको फोर्स का डायमेंशन हमेशा याद रखना होता है, एम एल टी रेस्ट पर -2। तो अगर हम इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है F/m, या फिर F इज इक्वल टू m है तो A इज इक्वल टू F/m। तो इसको जब मास से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये एल टी रेस्ट पर -2 बचेगा, इसका डायमेंशन, मतलब जी का डायमेंशन एल टी रेस्ट पर -2 रेस्ट टू पावर बी। अब रो, रो का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, यानी कि एल रेस्ट पावर -3 लिख सकते हैं इसको, इनटू सी। अब हो गया ये, अब दोनों तरफ का इक्वेट कर देंगे। अच्छा, अच्छे से देखिए, तो इसमें m इस साइड है नहीं, m रेस्ट टू पावर c इज इक्वल टू 0, फिर m रेस्ट पर 0, मतलब इधर अगर 1 है, इधर कुछ नहीं है, तो m रेस्ट पर 0 लिख सकते हैं, c बराबर 0 आ गया, c का वैल्यू 0। अच्छा, अब देखिए एल का करेंगे। अच्छा, एल से पहले अगर हम टी को इक्वेट कर दें, क्योंकि टी एक ही जगह, तो -2b इज इक्वल टू टी का पावर -1 है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब एल वाले को इक्वेट कर दीजिए, एल का पावर इधर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू एल का इधर वाला पावर ए प्लस बी -3c, ए का वैल्यू, अच्छा -3c, ये सी का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1/2, ए प्लस 1/2, तो आ गया आपका ए इज इक्वल टू 1 - 1/2, मतलब 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट।
1/2, 1/2, 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक बार ट्राई करिए, बन जाएगा। अच्छा, देखते हैं। थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है -P/dV। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है और ये वाला आपको क्लॉकवाइज है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, और इसका वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन P/dV, मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला एरिया वर्क होगा बस। तो एरिया इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस जो है 4 - 2 यानी कि 2 इंटू 400 - 100 यानी कि 300 इज इक्वल टू 2 से 2 गया यानी कि 300 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। इसको एक बार ट्राई करिए। ये ऑप्टिक्स का सवाल है। अ सिंगल स्लिट विथ of width A is illuminated by a monochromatic light of wavelength 600 नैनोमीटर। मतलब लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर और अच्छे से लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमम मतलब एन का वैल्यू 1 अपीयर्स एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, तो बस ये सिंगल स्लिट है, ऐसा कुछ गया होगा। तो इसका क्या होता है कि एन, ये फॉर्मूला होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एन की जगह पर तो 1 लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट मिनिमम है, और लैम्डा तो दे रखा है 600 नैनोमीटर इज इक्वल टू ए इंटू 1/2। तो ए इज इक्वल टू आ गया 600 इंटू 2 नैनोमीटर, यानी कि 1200 नैनोमीटर, यानी कि अच्छा माइक्रोमीटर में दे। तो 1 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अच्छा, 10⁻⁶ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 10⁻⁶ मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻³ का फर्क है। इसको 10⁻³ से अगर हम डिवाइड कर देंगे, ये आपको आ जाएगा माइक्रोमीटर, यानी कि 1.2 माइक्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, वैसे भी 1.2 मतलब 12 जैसा कोई ऑप्शन था नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता सीधा सीधा। अब क्वेश्चन है आपको ये वाला 20, ये एक बार ट्राई करिए, आसान सा सवाल है। देख के पहले देखिए कौन से चैप्टर का है। डायोड से रिलेटेड कुछ है। अच्छा, तो ये डायोड वाला कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए इसमें डायोड ही लगा हुआ है, ये डायोड है, ये डायोड है, रिवर्स बायस है होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस। तो मान लीजिए इधर से आई करंट जा रहा है, अगर ये आपका डायोड है, ऐसा कुछ लगा हुआ, मतलब ये फॉरवर्ड बायस, मतलब इसका रिप्लेसमेंट ऐसे होता है कि सीधा सीधा वायर, इसका कोई मतलब नहीं, सीधा। अगर मान लीजिए ये आपको ये ऐसा लगा है, इस वाले केस में सीधा है, बाकी अगर अलग केस होता है तो उसमें थोड़ा सा इसको कंसिडर करना पड़ता है अगर बोलेगा तो, नहीं तो डायरेक्टली ले सकते हैं आप इसको वायर की तरह। अगर मान लीजिए इधर से करंट है, अगर इस तरह से डायरेक्ट लगा दिए, इसको बोलते हैं रिवर्स बायर। मतलब क्या है कि इधर से करंट जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे इनफाइनेट रेसिस्टेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, इसलिए ये जाएगा ही नहीं, करंट नहीं फ्लो होगा यहाँ पे, आई का वैल्यू इधर यहाँ से यहाँ तक फ्लो ही नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए आपका बैटरी है, तो पूछ रहा है कि
इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी, मान लीजिए इधर से आई गया और इधर से मिल के फिर से आई आएगा। अच्छा, जब आई जाएगा इधर से तो इधर तो चला जाएगा, ठीक है, इधर भी चला जाएगा, ठीक है। जब अब इधर भी चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर तो रिवर्स बायस में लगा है, मतलब ये वाला हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको। मतलब इस सर्किट को अगर मॉडिफाई कर दें तो ये आपका 10 वोल्ट ऐसे लगा हुआ है और ये 10 ओम। अच्छा, फिर ये आपका 10 ओम, ये जो ये फॉरवर्ड बायस है उसको वायर से रिप्लेस कर दिया 10 ओम। फिर आपको ये इधर तो कुछ है नहीं, आई गया था, आई आ गया और बीच में यहाँ पे है कुछ ऐसे 10 ओम, और ये वाला जो डायोड है ये भी फॉरवर्ड बायस है, एरो के डायरेक्शन में सेम, इधर से कुछ करंट जाएगा तो सेम टू उधर ही जाएगा। मतलब ये अब रेसिस्टेंस आर नेट निकाल लीजिए तो करंट निकल जाएगा, ये 10 + 10 20 और ये 20 और 10 पैरेलल में, तो आर नेट हो जाएगा 20। अच्छा, 20 ये हो गया और 20 और 10 पैरेलल में, तो 20 और 10 दो दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो ये R1 R2 अपन R1 + R2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 20 × 10 अपन 20 + 10 30, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको 20/3 ओम। अब करंट निकालना है, करंट I = V/R, आर नेट, तो V हो गया 10 डिवाइड बाई आर नेट आया 20/3, ऊपर चला जाएगा 3, यानी कि ये इससे कट गया, यानी कि 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 21। A 20 centimeter long metallic rod is rotated with this much RPM about its axis normal to the rod passing through its one end। मतलब मान लीजिए कोई रॉड है, इसके एंड से पास करता हुआ कोई एक्सिस है, इस ऐसे रोटेट हो रहा है 210 आरपीएम से और 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इन द ऑर्डर द अदर एंड, ये ऑर्डर नहीं अदर, other end of the rod is in contact with a circular metallic ring, ये कुछ contact में circular metallic ring से, a constant and uniform magnetic field of 0.2 Tesla parallel to the axis। अच्छा, ऐसे ऐसे कुछ magnetic field है of 0.2 Tesla exist parallel to the axis, ये वाले axis के parallel exist कर, तो EMF developed between the center of the ring। तो यहाँ पे क्या ईएमएफ, वही ईएमएफ डेवलप होगा इस सेंटर ऑफ द रिंग पे जो ये वाला प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पे आप वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी, मतलब फॉर्मूला होता है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का B ω L²/2। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, मान लीजिए आपको लेंथ ये वाला एल का फॉर्मूला याद है, अगर रोटेट करते हैं तो क्या होता है, VL होता है इसका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया, अगर मान लीजिए ऐसे, ये तो इसका आपको फॉर्मूला याद होता है, मान लीजिए इसका, मान लीजिए ये अंदर की तरफ है तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इन दोनों के मतलब पोजीशन पे BVL, मतलब B इंटू वेलोसिटी इंटू जो वेलोसिटी है सब पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, मतलब ओमेगा इंटू आर के टर्म्स में, यहाँ पे ओमेगा इंटू कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पे इस वाले के लिए जब हम लिखेंगे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी इंटू लेंथ तो उतना ही है, अब वेलोसिटी की जगह पर क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा इसका वेलोसिटी, तो ओमेगा इंटू R/2 होगा, मतलब L/2 होगा। अगर इसका लेंथ L लें तो L/2 होगा, तो B ω L²/2 यही वाला फॉर्मूला आ गया। मतलब क्या है कि हम सेंटर ऑफ मास वाले का अगर हम ये वेलोसिटी ले लें ω L/2 तो वहीं आएगा, मतलब निकल जाएगा।
ये डायरेक्ट डेरिवेशन का मतलब ये लीनियर टाइप में वेरिएशन होगा, इसलिए ये डायरेक्टली आ जाए। तो बस b की जगह पर 0.2 इंटू ओमेगा की जगह पर ये 200 आरपीएम है, तो आरपीएम को कन्वर्ट करेंगे 200 रोटेशन मतलब 2 पाई, तो पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ये आपका आ गया रेडियन पर सेकेंड। और लेंथ का स्क्वायर मतलब 20 सेंटीमीटर दे रखा, मतलब 0.2 मीटर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, पाई का वैल्यू 22/7 रखने के लिए बोला गया। तो एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.2 इंटू 210 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर। अच्छा, ये आपका इतना आ गया डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ रहा है 0.08796। अगर आपको यहाँ अच्छा मिली वोल्ट में निकालना है, मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वोल्ट से मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 मतलब 87.96। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 88। अच्छा, अगर हम इसको पाई की जगह पर 22/7 रखें तो राउंड ऑफ भी नहीं करना पड़े, हो सके डिवाइडेड बाई पाई कर देते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 22/7। अच्छा हाँ, तो अगर आप 22/7 रखिएगा तो डायरेक्टली इतना ही आएगा। ठीक है, तो राउंड अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। एनटीए वालों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, या फिर जो भी जैब ले रहे थे शायद एनटीए छोड़ दिया था लेना उस टाइम पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये इसमें पहले से थोड़ा सा कुछ मार्क्ड है, इसको मिटा देते हैं। A network of 4 resistances is connected to 9 volt battery as shown in the figure. The magnitude of voltage difference between A and B, मतलब A और B के बीच में वोल्टेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको I चाहिए होगा, और हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के सिंपल सा मतलब वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वहीं लगा के आप आराम से पोटेंशियल मतलब ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर लिए होंगे आप। अब हम आपको पहले आर नेट निकाल लेंगे। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। 4 और 2 6 6, ये भी 6, तो 6 और 6 सीरीज में मतलब पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 6/6 प्लस 6 12, 6 2 या 12 यानी कि 3 ओम। अच्छा, 3 ओम आया आपका नेट रेसिस्टेंस। तो आई नेट कितना आएगा 9/r, मतलब v/r, v की जगह पर 9 डिवाइडेड बाई r यानी कि 9/3 यानी कि 3 एम्पियर। अच्छा, 3 एम्पियर जब आपका यहाँ से चलेगा, दोनों तरफ तो इक्वल रेसिस्टेंस है, तो इधर जाएगा 3/2, इधर भी जाएगा 3/2। और अगर मान लीजिए इसको 0 वोल्ट, तो इसको हम 9 मान सकते हैं, यहाँ पे भी 9 हो गया। मतलब अगर हम ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें तो 9 - 2 इंटू 3/2 इतना ड्रॉप होगा। 9 - IR ड्रॉप होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस इज इक्वल टू VA, यानी कि VA का वैल्यू आ गया 9 - 3 6 वोल्ट। इसी तरह VB निकालने के लिए यहाँ से इधर चलेंगे तो 9 - 4 रेसिस्टेंस इंटू द करंट 3/2 इज इक्वल टू VB। तो 9 - 2 to the 4 यानी कि 6, 9 - 6 इज इक्वल टू 9 - 6 इज इक्वल टू VB, यानी कि 3 इज इक्वल टू VB। अब पूछा VA माइनस VB करिए, चाहे VB माइनस VA जो बड़ा है तो 6 - 3 कर देंगे, क्योंकि VA बड़ा, तो 6 - 3 3 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आएगा 3 वोल्ट। अच्छा, V पहले से दे रखा है, केवल V नहीं लिखना होगा आपको, 3 आंसर देना था। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये रहा आपका वेव्स वाला सवाल, आसान सा। The fundamental frequency of vibration of a string stretched between two rigid supports is 50 Hz. अच्छा, fundamental frequency दे रखा है 50 Hz. The mass of the string is 18 ग्राम।
मास ऑफ स्ट्रिंग 18 ग्राम दे रखा है एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, रो एल लिख दीजिए, 20 ग्राम पर मीटर दे रखा है। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग एज। अच्छा, क्या है कि दोनों वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, स्ट्रिंग है मान लीजिए और दोनों रिजिड सपोर्ट है, दोनों तरफ से क्लैम्प कर दीजिए, तो फंडामेंटल मोड क्या होगा कि ऐसे होगा। और इसका अब अगर मान लीजिए बोलता कि फंडामेंटल नहीं, नेक्स्ट वाला, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला मोड, तो क्या बनाएंगे, ये नीचे वाला तो कनेक्टेड ही है, ऐसे होगा। ये अगर ये वाला टोटल लैम्डा होता है, ये वाला आपका लैम्डा बाई 2, अगर लेंथ एल है तो ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ये वाले से अगर आप लेंथ निकाल लेंगे आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए 1 मीटर में है 20 ग्राम में है आपका 1 मीटर, तो 18 ग्राम में कितना होगा, 1/20 गुना 18, बस ये आपका आ गया 2 9 या 18 मतलब 0.9 मीटर। एल का वैल्यू है 0.9, तो एल लैम्डा का आ जाएगा 2 इंटू 0.9 मतलब 1.8 मीटर। अच्छा, का लैम्डा का वैल्यू अब पूछा है आपको, अब भी इक्वल टू एफ लैम्डा लगा देंगे, स्पीड ही तो पूछा है, एफ दे रखा है एफ नॉट इंटू लैम्डा जो यहाँ से आया 1.8 इंटू ये 50, बस ये 10 से 1 0 गया, 18 5 जा 90 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे आंसर दिखना था आपको 90। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। As per given figure A and B, A, B, C are the first, second and third excited energy levels of hydrogen atom respectively. If the ratio of two wavelengths, अच्छा, lambda 1 upon lambda 2 is this, then the value of n. ये क्या है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले होता है ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये वाला हो गया n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4, ये सब के इसका वैल्यू है n का। अच्छा, लैम्डा 1 निकालने के लिए बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/λ1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और ये सब हाइड्रोजन के लिए दिया है, मतलब जेड स्क्वायर को लिखने का कोई मतलब नहीं, जेड मतलब 1 एटॉमिक नंबर, तो आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, लैम्डा 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, लैम्डा 1 इसी दोनों के बीच में है, तो आर इंटू 9, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 9 - 4 यानी कि 5/9, ये आया आपका लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 आ जाएगा 36/5 आर, ये इक्वेशन 1। उसी तरह लैम्डा 2 निकालने के लिए 1/λ2 इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर की जगह पर 1 आएगा इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की जगह पर 9 लिख दिए माइनस 4 के स्क्वायर की जगह पर 16, तो आर इंटू 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16, अब लैम्डा 2 आ जाएगा आपको 9 इंटू 16/7 आर, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 36/5 आर इंटू 9 16/7 आर, आर से आर कट गया, अब 9 4 जा 36, ये 4 4 जा, अब इसको आप इक्वेट कर दीजिए 7/4 n से, n का वैल्यू पूछा था, 7 से 7 गया, अच्छा 4 से 4 गया, n का वैल्यू आ गया 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, a solid sphere and a solid cylinder of same mass and radius are rolling on a horizontal surface without slipping. The ratio of their radius of gyrations, अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है, तो सॉलिड स्फीयर का आई का वैल्यू क्या होता है 2/5
mr², और आई ऑफ आपको अगर होलो स्क्वायर बोलता तो 2/3 mr² होता। क्यों? क्योंकि ये हॉलो है इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग है, मतलब दूर दूर है। ये इसका पास में भी है, दूर में भी है, इसलिए 2/5 mr²। और ये हो गया स्फीयर के लिए आपको। और सॉलिड सिलेंडर का भी बोला, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 जो ये डिस्क का होता है वही 1/2 mr²। बस इसको अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए क्या करेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन को मान लीजिए r इंटू रेडियस ऑफ mr² लिखते हैं, m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। यहाँ से m गया, रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा आपको आर जी इज इक्वल टू √2/5। यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगा, इसको भी मतलब m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इसके मतलब सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर डैश इज इक्वल टू √1/2। अब दोनों का स्फेयर का और सॉलिड का डिवाइड कर दीजिए, √2/5 इंटू √2/1। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, मतलब 2√2 के बदले एक 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई √5, मतलब x का वैल्यू आपको आ गया 5। ये 25 था क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में देखते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड इन एन equilateral hollow prism is √2. The angle of minimum deviation for the liquid will be। अच्छा, मिनिमम डेविएशन डेल, वो आपको प्रिज्म से क्वेश्चन है कि मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो, मतलब कितना होगा मिनिमम डेविएशन। तो ये आपको सबसे पहले इक्विलेटरल प्रिज्म दिया है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा 60 डिग्री, ये समझ में आया। अच्छा, म्यू का वैल्यू दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू का फॉर्मूला होता है ये, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम बाई साइन ऑफ a/2 होता है। बस म्यू की जगह पर √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए 60 प्लस डेल मिनिमम नहीं पता अपॉन 2, तो साइन ऑफ a/2 का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, साइन ऑफ a/2 मतलब साइन ऑफ 30 यानी कि 1/2, यानी कि 2√2 इधर हो जाएगा, 1/2 होएगा। अच्छा, 1/2 होगा तो 1/2 नीचे जाए, अच्छा 1/2 मतलब इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60/2 प्लस डेल मिनिमम बाई 2। अच्छा, ये साइन का 45 पे ये वैल्यू होता है 1/√2, मतलब 45 इज इक्वल टू 30 प्लस डेल मिनिमम बाई 2। बस घटाएंगे इसमें से 45 माइनस 30, ये हो जाएगा 15, 15 इंटू 2 यानी कि 30 डिग्री। डेल मिनिमम का वैल्यू क्या आ गया? 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ आंसर लिखेंगे 30 डिग्री पहले से दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करिए एक बार, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। An electron in a hydrogen atom revolves around its nucleus with a speed of this in an orbit of radius this, the magnetic field produced at the nucleus of hydrogen atom। इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू 545 इंटू म्यू नॉट इंटू 4πr², ऐसा कुछ, शायद हमको देखना पड़ेगा एक मिनट। इसका फॉर्मूला सिंपल सा था, मैंने देखा था पहले। u b साइन थीटा अपॉन r²। मान लीजिए जब ये सर्कुलर में, ये मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है r रेडियस में, तो ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जब ये r से ऐसे रोटेट होगा सर्कुलर मोशन में, साइन थीटा मतलब 90, मतलब ये मान हो जाएगा r²। बाकी सब वैल्यू दे रखा है, म्यू नॉट बाई 4 होता है 10⁻⁻⁷। अच्छा, इंटू क्यू की जगह पर 1.6 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वेलोसिटी भी दे रखा है
6.7 6 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 0.52 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.52 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 20 आ जाएगा। वैसे अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। ये पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 6.7 6 इंटू 6.76 अपॉन 0.42 का स्क्वायर। अच्छा, आप 10⁻⁻ वाला कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻7 और 19, 9 और 7 16 26, 26 में से 6 गया 20, ये सब कट गया, ठीक है, यानी कि 40 आंसर होना चाहिए। ये 6 और ये मतलब 9 7 16 26 हो गया, ये 26 में से 6 गया, -20 ऊपर -20 नीचे, कट गया। और क्वेश्चन नंबर 28, 28 एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड सवाल। There is an air bubble of radius 1 mm in a liquid and of surface tension, this surface tension मान लीजिए दे रखा है 0.075 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी दे रखा है एट अ डेप्थ, हाइट मतलब दे रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस, द अमाउंट बाय विच द प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बस मान लीजिए ये वाला आपका ऐसे वाटर है, तो इतने डेप्थ पे मतलब 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे कोई ऐसा बबल है, एयर का बबल, इनसाइड में एयर है, बाकी इधर सब साइड लिक्विड है। तो यहाँ से अगर हम आपको वो इक्वेशन लिखें तो PATM होगा यहाँ पे इस सरफेस पे, तो बस यहाँ से लिखेंगे इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए PATM प्लस रो जी इंटू हाइट है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 इज अब फिर इसके अंदर जब जाएंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से भी ये अंदर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला अंदर का प्रेशर +2T/R होता है। क्यों? क्योंकि एक ही लेयर का मतलब यहाँ से ये दो, एक मीडियम और एक दो मीडियम, मतलब यहाँ से एक ही मीडियम का चेंज हो रहा है, यहाँ से अब सीधा पानी में चले जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2T/R आ रहा है। अगर यहाँ पे एयर का बबल बाहर होता तो यहाँ पे 4T/R होता, यहाँ पे 2T/R लेंगे। ये हो गया आपको प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड द बबल। तो बोल रहा है कि ये कितना ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ज़्यादा कितना है, ये इतना, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है आपको। तो बस इसमें रो के जगह पर 1000, अच्छा जी की जगह पर 10 दे रखा है इंटू 0.1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 0.075 न्यूटन पर मीटर अपॉन रेडियस दे रखा है आपको 1 mm मतलब 10⁻⁻3। यही होगा, आपको जो भी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 10 से ये 0.1 गया तो 1000 प्लस, अच्छा 0.123, ये अगर डेसिमल हटा दें तो तीनों पर से हट जाएगा, यानी कि 1000 प्लस 2 इंटू 75 150, ये आ जाएगा 1500, मतलब ये 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 1150 सीधा सीधा, ठीक है 1150 जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, 10 kg is moving along x-axis under the action of force this, the work done by the force in moving the block from this to this। तो बस वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटीग्रल एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 2 से 4 मीटर तक, f की जगह पर 5x दिया, 5x डी एक्स 2 से 4, x का इंटीग्रेशन 5x² बाई 2, 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 2 से लेकर 4,
5/2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 4 4 16 माइनस 2 2 4, ये वाला हो गया 5 इंटू 16 माइनस 4 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 6 12 5 6 30 जूल। ये वाला आपको आंसर आ जाएगा 30 जूल। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। In the given figure, the total charge stored in the combination of capacitors Q net आपको दे रखा है 100 माइक्रोकूलम। द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। अब x मतलब ये वाला कैपेसिटर जो है, इसका कैपेसिटेंस पूछा है। तो बस आप देखिएगा ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होगा। मतलब क्या है कि 10 वोल्ट जो है वो सबके अक्रॉस सेम होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो तो वोल्टेज इसका प्लस इसका सबका इक्वल होगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, मान लीजिए अच्छा सबका चार्ज का सम दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ Q1 होगा Q2 Q3 ऐसा कुछ होगा। तो सबसे पहले हम सी नेट यहाँ पे अगर हम निकाल लें, सी नेट अगर पैरेलल में कनेक्टेड है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो 3 to 5 प्लस एक्स, ये हो गया आपका सी नेट। तो Q इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू नेट इज इक्वल टू सी नेट इंटू जो वैल्यू ये पोटेंशियल 10, तो सी नेट 5 प्लस एक्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू दे रखा है सी नेट का वैल्यू 100 माइक्रोकूलम। ये 10 से 10 गया तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 5 माइक्रोकूलम माइक्रो फैरेड। हाँ तो यहाँ पे एक्स अच्छा माइक्रो फैरेड यहाँ पहले से लिखा है तो केवल यहाँ 5 भर देना था, यानी कि ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। और 30 के 30 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए। और इसका नोट्स अगर चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।